नमस्कार। मैं हूं प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राहुल गांधी का इंतजार खत्म हो गया है और वो तमाम बातें, अटकलें, उन पर विराम लग चुका है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच कोई तालमेल हो सकता है। मैं इस खबर को लगातार नकार रहा था। मैं बता रहा था कि ये खबर प्लांटेड खबर है। राजनीति में अक्सर ऐसा होता है कि एक छवि जो है किसी की बिगाड़ने और उसका फायदा उठाने के लिए कोशिशें की जाती हैं। तो उन अटकलों पर विराम लग गया है। वो इंडिया गठबंधन की चर्चा, वो आम आदमी पार्टी से तालमेल की चर्चा, ये सारी बातें चुनावी हैं। इंडिया गठबंधन को लेकर के जितनी भी बातें खत्म होने या बरकरार रखने को लेकर की जा रही हैं, सब दिल्ली चुनाव को प्रभावित करने की कोशिशें हैं। और अभी इंडिया गठबंधन पर बात करने का कोई समय ही नहीं है। और फिलहाल दिल्ली विधानसभा चुनाव ही सबसे महत्वपूर्ण है, जिस पर बात करने की आवश्यकता है, जिस चुनाव को के बदलते तेवर को समझने की आवश्यकता है, जिस चुनाव के मुद्दे को समझने की आवश्यकता है, और ये चुनाव जा कहां रहा है, इस बात को समझने की आवश्यकता है। ये तय हो गया है कि राहुल गांधी 13 जनवरी को सीलमपुर में शाम 5:30 बजे जय बापू, जय भीम, जय संविधान का नारा बुलंद करने जा रहे हैं। और हमने जो अपनी स्क्रीन पर तस्वीर लगा रखी है, आप देख सकते हैं कि इसमें एक राहुल गांधी की टीम नजर आती है। टीम राहुल गांधी अब चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। एक पूरी पार्टी, दिल्ली प्रदेश की कांग्रेस और नेशनल लीडरशिप मिल करके कांग्रेस चुनाव मैदान में उतर रही है। तो इसके मायने क्या हैं? इससे क्या होगा? क्या पहले कांग्रेस इस तरीके से दमखम से चुनाव मैदान में नहीं उतरी थी कि इस बार उतरने से बड़ा फर्क हो जाएगा? सवाल तो बहुत मौजूद है। इस सवाल का जवाब भी दिया जाना जरूरी है कि ऐसा क्या होगा कि राहुल गांधी के चुनाव मैदान से चुनाव बदल जाने वाला है। हम धीरे धीरे एक एक पॉइंट को हम आपको समझाते चलते हैं, बात करते चलते हैं। और सबसे पहले हम थोड़ी आंकड़ों की बात कर लेते हैं। आंकड़े समझ में आएंगे, पैटर्न समझ में आएगा, और ये बात समझ में आएगी कि राहुल गांधी के चुनाव मैदान में या कांग्रेस के पूरे दमखम के साथ चुनाव मैदान में उतरने के मायने क्या हैं। हम आपको एक दिखा रहे हैं आपके स्क्रीन पर। ये जो स्क्रीन पर आपके पास में दिख रहा है, वो 2008 का चुनाव नतीजा है। 2008 तब आम आदमी पार्टी पैदा नहीं हुई थी। उस समय कांग्रेस को 43 सीटें मिली थी, बीजेपी को 23 सीटें मिली थी, और मायावती जी को 2 सीटें मिली थी। और बीते चुनाव के मुकाबले कांग्रेस को कुछ नुकसान था, बीजेपी को कुछ फायदा था, और बीएसपी को फायदा था। वोट परसेंटेज पर ध्यान देंगे। 40.31% कांग्रेस को वोट मिला था और 36.34 वोट प्रतिशत बीजेपी के पास था, और मायावती जी के पास था 14.05%। इन प्रतिशत अंकों को दिमाग में रखिए। कांग्रेस 40 से ज्यादा थी, बीजेपी 36 से ज्यादा थी, और मायावती जी की पार्टी 14 से बस थोड़ा सा ऊपर थी। लेकिन 2008 के बाद जो 2013 का चुनाव हुआ, यानी अन्ना आंदोलन की पृष्ठभूमि में जो चुनाव हुआ, आम आदमी पार्टी के सत्ता में आने पर जो चुनाव हुआ, उस चुनाव नतीजों पर देखिए। ये 2013 का चुनाव नतीजा है। इसमें क्या हुआ था, ये चुनाव क्या था, इस पर भी हम बात करेंगे। पहले आंकड़े देख लेते हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी, 33% वोट और 32 सीट्स। उसी तरीके से आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी बनी थी, 29.5% वोट और 28 सीटें। और कांग्रेस
24.6% वोट पाकर के तीसरे नंबर पर थी। सीट सिर्फ 8 मिली थी। वोट आम आदमी पार्टी से ज्यादा कम नहीं था, 0.9% कम था, यानी 1% से भी कम वोट का अंतर था। लेकिन सीट में बड़ा अंतर था। कांग्रेस 8 सीटों पर सिमट गई थी और सबसे बड़ा नुकसान बीएसपी को हुआ था, जो 8.69% वोट जिसके घट गए थे और महज 5.35% वोट मिले थे। अब मैं इसको थोड़ा स्क्रीन से बाहर करता हूं, छोटे पे लाता हूं और इसका मतलब समझने की आवश्यकता है, फिर आगे हम देखते हैं। देखिए, जब 2013 का चुनाव हुआ तो कांग्रेस सत्ता में थी। कांग्रेस की डबल इंजन सरकार थी, कांग्रेस सत्ता में थी। और कांग्रेस के सत्ता में रहते हुए अपोजिशन में कौन था? चूंकि अन्ना आंदोलन हुआ था, पूरे देश में बीजेपी अपोजिशन के रूप में खड़ी थी और आम आदमी पार्टी ने भी दिल्ली में एक अपोजिशन का रोल खोजने की कोशिश में आम आदमी पार्टी जुटी थी। तो कांग्रेस के समांतर दो पार्टियां अपोजिशन में थी, कोई कांग्रेस से मिलकर नहीं लड़ रहा था चुनाव। कांग्रेस के खिलाफ दो पार्टियां चुनाव मैदान में थी। बहुत बारीकी से समझिएगा इस बात को, क्योंकि उसकी तुलना हम आज के समय में भी करेंगे। कांग्रेस सत्ता में थी और सत्ता के खिलाफ दो पार्टियां विपक्ष में थी और दोनों पार्टियों में जनता ने सबसे बड़ा जो मजबूत विपक्ष माना वो भारतीय जनता पार्टी को माना और भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें दी। समझ रहे हैं? ये आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें दी कि आप विपक्ष हैं, त्रिशंकु सदन बना। लेकिन उस चुनाव में कांग्रेस ने भारी भूल की थी कि जिस कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने के लिए आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने मिलकर के अन्ना आंदोलन चलाया था, उस आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने के लिए कांग्रेस आ गई थी और ये बताते हुए कि बीजेपी सत्ता में आ जाएगी, बीजेपी को रोकने के लिए हम आम आदमी पार्टी के साथ क्लब होते हैं और उनकी सरकार बना दे। लेकिन आम जनता की सोच के ये बिल्कुल खिलाफ फैसला था। आम जनता ने कांग्रेस को विपक्ष की भूमिका दी थी, सत्ता से उखाड़ फेंका था। अब सत्ता में अगर जाना था तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी को गठजोड़ करना चाहिए था, क्योंकि उन दोनों ने मिलकर के कांग्रेस के खिलाफ में मुहिम चलाई थी, उन दोनों ने मिलकर के अपोजिशन की भूमिका निभाई थी, उन दोनों ने मिलकर के कांग्रेस को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया था। समझ रहे हैं बात? तो कांग्रेस ने जनता की इच्छा के विरुद्ध जाके आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर के सरकार बनाने में उसकी मदद की। कांग्रेस ने भूल सुधार करने की कोशिश भले की हो, सत्ता समर्थन वापस लिया, फिर से 2015 में चुनाव हुए, उसके भी आंकड़े भी हम दिखाएंगे। तो उसके बाद क्या हुआ? जनता के मन में सीधे ये बात गई कि यहां पर दो ही सत्ता और विपक्ष अगर देखा जाए तो सत्ता पक्ष आम आदमी पार्टी हो गई है, कांग्रेस तो उसके समर्थन वाली पार्टी हो गई है। यानी कांग्रेस को जो भूमिका जनता ने दी थी अपोजिशन का रोल निभाने के लिए, वो रोल कांग्रेस ने सीधे बीजेपी के लिए छोड़ दिया, मैदान छोड़ दिया बीजेपी के लिए, जाओ अपोजिशन की भूमिका निभाओ। और उसका नतीजा क्या हुआ उसको हम अगले स्लाइड में दिखाते हैं। ये नतीजा रहा, उसका नतीजा 2015 के विधानसभा चुनाव में दिखा। विधानसभा चुनाव जब 2015 का होता है तो आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत से सत्ता में आती है, 54.3% वोट और 67 सीटें, 7 में सिर्फ 3 छोड़कर सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी का कब्जा हो जाता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के साथ में कांग्रेस का वोट सीधे जाकर के मिल जाता है। आप तुलना कीजिए, कांग्रेस 9.7% वोट पर आ गई, जो कि आम आदमी पार्टी से सिर्फ 0.9% पीछे थी इससे पिछले के चुनाव में। और ये कांग्रेस का सारा वोट सिमट करके 54.3% आम आदमी पार्टी के पास हो गया। जनता को लगा कि कांग्रेस का क्या करना, ये तो आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी होती है, तो क्यों ना आम आदमी पार्टी को सीधे वोट किया जाए। और जनता ने किया। और बीजेपी को देखिए, बीजेपी के वोट शेयर में
सिर्फ 0.8% की वृद्धि हुई, यानी बीजेपी का वोट तब भी नहीं बढ़ा जब किरण बेदी जैसी नेता और आम पूरी पार्टी मिल करके चुनाव लड़ रही थी, और बीजेपी का वोट शेयर 0.8% बढ़ा और सीट सिर्फ 3 पर आ गई, सिमट घट गई सीटें बीजेपी की, सिर्फ 3 सीटों पर सिमट कर आ गई। ये आंकड़ा मैं क्यों बता रहा हूं? राहुल गांधी जो चुनाव मैदान में पहुंच रहे हैं, कांग्रेस जो चुनाव मैदान में मिलकर लड़ने जा रही है, जो सीन बदल रहा है, क्यों बदल रहा है, कैसे बदल रहा है, इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट क्या है, इसका जनता का इमोशनल एस्पेक्ट क्या है, इस चुनाव कैसे बदलता है, उसको हम समझाने के लिए ये दोनों आंकड़े, तीनों आंकड़े अभी तक हमने रखे और आगे भी रखेंगे। तो आप देखिए जो हुआ, क्या हुआ, यही कि कांग्रेस ने जो अपोजिशन की भूमिका बीजेपी को दी थी, उस अपोजिशन की भूमिका में कांग्रेस बीजेपी बनी रही, उसका वोट ज्यादा नहीं बढ़ा, 0.8% वोट बढ़ा। बाकी आम आदमी पार्टी के पास सारा वोट कांग्रेस का चला गया और बीएसपी का भी सारा वोट आम आदमी पार्टी के पास चला गया, बीएसपी भी खाली हाथ रह गई। ये कंसोलिडेशन हुआ, 3 में से 2 ध्रुव बन गए दिल्ली में, सिर्फ 2 बीजेपी और आम आदमी पार्टी। कांग्रेस जो थी पूरा संगठन रहते हुए पूरा जनाधार उन्होंने आम आदमी पार्टी को सौंप दिया। इसके बाद देखिए एक और चुनाव का आंकड़ा जो है वो उस पर भी नजर डाल लीजिए, आपको समझ में आएगी बातें। ये मैं थोड़ा स्क्रीन में बड़ा करता हूं, ये 2020 का चुनाव यानी पिछला चुनाव है। इसके नतीजों को देखिए, इसके नतीजों में आप देखेंगे आम आदमी पार्टी को 62 सीटें हैं, 5 सीटें घट गई थी, लेकिन वोट प्रतिशत लगभग बरकरार है, 0.73% का की मामूली घटत हुई थी। और बीजेपी के वोट शेयर में यहां थोड़ी और मजबूती हुई, क्योंकि कांग्रेस की बची खुशी क्षमता और बीएसपी की जो थी वो भी आकर के बट गई, बीजेपी में आ मिली। यानी यहां पर ये बात समझिए, बीजेपी थोड़ी और मजबूत हुई, 2015 के बाद 20 में मजबूत होती है, और कांग्रेस और कमजोर होती है, बीएसपी और कमजोर होती है। यानी अब आम आदमी पार्टी का जो एंटी इनकम्बेंसी है, वो एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के इर्द गिर्द जमा होने लगा है। फिर भी आम आदमी पार्टी के वोट शेयर में लगभग वो बरकरार है, तो आप समझ सकते हैं कि उसने अपनी पोजीशन को बरकरार रखा हुआ है। लेकिन 2020 से 2025 आते आते क्या होता है ये समझिए। 2025 आते आते आम आदमी पार्टी को लगने लगता है कि हमारी सरकार की तीन बार की लगातार जो एंटी इनकम्बेंसी है वो जनता के बीच है। इस दौरान जो घटनाएं घटती हैं, आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार के मामले आते हैं, अरविंद केजरीवाल के कामकाज की समीक्षा होने लग जाती है, जो कुछ भी वो बोलते हैं उसकी समीक्षा होती है। इसके अलावा बीजेपी, उन्होंने आम आदमी पार्टी की सरकार को नहीं चलने देने के लिए, परेशान करने के लिए जो एलजी के माध्यम से गवर्नमेंट चलाने की कोशिश की, उसके खिलाफ भी जनता का गुस्सा उबल रहा होता है। अब जनता दो सरकारों से नाराज है, एक एलजी की सरकार से नाराज है, एक सीएम की सरकार से नाराज है, आम आदमी पार्टी की सरकार से नाराज है। लेकिन ये जनता अब क्या करे? कांग्रेस अगर चुनाव मैदान में ही नहीं आएगी तो ये जनता क्या करेगी? बीजेपी से नाराज लोग आम आदमी पार्टी को देंगे, आम आदमी पार्टी से नाराज लोग बीजेपी को देंगे, और जिसकी नाराजगी कम होगी, कमोबेश चुनाव परिणाम वही रहेगा। लेकिन ठहरिए ठहरिए ठहरिए, ऐसा नहीं है कि सब कुछ ऐसे ही चल रहा है। कांग्रेस को एहसास हुआ इस बात का, जो बात हम बता रहे हैं इस बात का एहसास हुआ, लेकिन जिस तरीके से हम बता रहे हैं कांग्रेस पार्टी के भीतर उस तरीके से खुलकर बहस होती नहीं है। नतीजा ये होता है कि 2 विचारधाराएं साथ साथ चलती है। एक कहता है कि बीजेपी को रोकने के लिए आम आदमी पार्टी का साथ देना जरूरी है, एक विचारधारा कहता है जो मैं कह रहा हूं कि नहीं, अपोजिशन का जो पोजीशन है वो हमें बीजेपी को नहीं सौंपना चाहिए, हमें सत्ता के खिलाफ जनता के साथ उसकी भावनाओं को मजबूती देनी चाहिए, उसकी आवाज को बुलंद करनी चाहिए। राजनीतिक दल का धर्म है, कर्तव्य है।
और आम आदमी पार्टी इस बात को बखूबी समझ रही थी। उन्होंने विधानसभा चुनाव आने से पहले इंडिया गठबंधन का दामन थाम लिया। इसके बावजूद कि पंजाब में हितों का टकराव है, इसके बावजूद कि दिल्ली में भी दोनों पार्टियों के मिलकर चुनाव लड़ने का कोई नतीजा नहीं निकला, फिर भी वो जानते हैं कि दिल्ली यानी राष्ट्रीय चुनाव जो होता है उसका नैरेटिव अलग होता है। उसके नैरेटिव में मोदी बनाम दूसरे होते हैं, उसके नैरेटिव में मोदी बनाम अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय स्तर पर नहीं ठहरते। लेकिन जब विधानसभा का चुनाव होता है तो मोदी बनाम केजरीवाल में भी केजरीवाल भारी पड़ते आए हैं। तो इस बार वो क्यों नहीं भारी पड़ेंगे? इस क्यों? क्योंकि उनको लग रहा था कि कांग्रेस अगर अपोजिशन का के रूप में सामने आ गई, और कांग्रेस आती हुई दिख रही थी। प्रदेश की कांग्रेस ने खूब प्रदर्शन किए, खूब जुलूस निकाले, खूब लाठियां खाई, खूब पानी की बौछारें सही, आम आदमी पार्टी के खिलाफ जाकर के केस दर्ज कराया, राजस्व घोटाले का पर्दाफाश हुआ, और वो मुद्दा बीजेपी ने ऊपर से आकर के केंद्रीय एजेंसियों के सहारे, अदालती तरीकों से जांच वगैरह करके और तरह तरह से साम दाम दंड का इस्तेमाल करते हुए अरविंद केजरीवाल को जेल भेजने में, उनकी सरकार को काम नहीं करने देने के लिए संविधान में संशोधन किया, दिल्ली की सरकार को छोटा बनाया, उसकी ताकत कम की, एलजी की ताकत को कम किया, मजबूत किया, ताकि एलजी आम आदमी पार्टी की सरकार पर नकेल डाल सके। ये सारी चीजें की गई, ये सारी चीजें की गई। नतीजा ये हुआ कि वो दिख तो रहा था कि आम आदमी पार्टी अपोजिशन में है, लेकिन जनता की आवाज उठाने वाली कोई पार्टी अगर अपोजिशन में दिख रही थी तो वो जितनी भी ताकत से दिखे वो कांग्रेस ही दिख रही थी। इस बात को अरविंद केजरीवाल ने समझ लिया था और उन्होंने इंडिया गठबंधन को इसीलिए चूज किया ताकि वो धर्म संकट पैदा किया जा सके कि कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव न लड़े। लेकिन एक बहुत बड़ी भूल कर दी अरविंद केजरीवाल ने, और उन्होंने भूल ये की कि उन्होंने ऐलान कर दिया कि दिल्ली का चुनाव वो अपने दम पर लड़ेंगे, यहां कोई गठबंधन नहीं होगा। इस भूल की वजह से ये हुआ कि जो कुछ भी संभावना थी, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के हौसले बुलंद हुए, और हाँ, कांग्रेस में वो ताकत भी कमजोर हुई जो बीजेपी को हराने के लिए आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा होने की वकालत कर रही थी, उनको अरविंद केजरीवाल ने कमजोर किया। यानी एक तरह से सोचे कि अरविंद केजरीवाल की सियासत ने कांग्रेस पार्टी के भीतर अपने सिंपैथाइजर्स को, अपने सहानुभूति रखने वाले लोगों को एक तरह से उनकी जुबान बंद कर दी। ये अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के भीतर एक समय की परिस्थिति बोलिए, समय की स्थिति बोलिए, परिस्थिति बोलिए, कि एक ऐसी स्थिति पैदा हुई कि राहुल गांधी को लगा, वो भी दूर से वॉच कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल की पार्टी और बीजेपी की पार्टी में फर्क क्या है। ये सवाल बहुत तेजी से कांग्रेस के भीतर में और पूरे देश में उठ रहा है। ये दोनों ही अपने किस्म से जाति की भी राजनीति कर रहे हैं, ये धर्म की भी राजनीति कर रहे हैं, ये मतलब मुफ्त फ्री बीज तो वर्ड हम इस्तेमाल नहीं करना चाहते, लेकिन फ्री बीज जैसे कि अमीरों को खूब फ्री बीज दीजिए और गरीबों को दिखावा के लिए दीजिए, ये बीजेपी की पॉलिसी। कोई 19 कोई 20, आम आदमी पार्टी की भी यही स्थिति। लेकिन आम आदमी पार्टी की थोड़ी अच्छाई भी है कि उसने जो कुछ कल्याण के काम किए, कुछ शिक्षा के क्षेत्र में काम किए, कुछ फ्री बीज के ही आधार पर लोक कल्याणकारी काम किए, वो फ्री बीज हम उसको नहीं बोलते, कुछ काम उन्होंने किए जिसकी नकल दूसरी पार्टियों ने भी की। तो आम आदमी पार्टी निश्चित रूप से बीजेपी से काम के ख्याल से बेहतर काम करती हुई दिखी, लेकिन उसकी जो शैली है कि किसी तरीके से सत्ता को हथिया के रखो, किसी तरीके से विरोध को पनपने मत दो, ये शैली आम आदमी पार्टी की और बीजेपी की मिलती हुई नजर आई। ये धर्म के नाम पर वोट मांगने की, और जैसे मुसलमानों के संदर्भ में बीजेपी मुसलमानों को दुत्कार कर चलती है, फटकारती है, पोलराइज करती है, ये पॉलिटिक्स बीजेपी की होती है। आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स क्या होती है? मुसलमानों के मामले में चुप रह जाओ, मत बोलो, कहीं
हिंदू वोट जो बीजेपी के साथ है, वो जो हमें विधानसभा में वोट करता है, वो कहीं दोबारा विधानसभा में भी बीजेपी के पास ना चला जाए। तो झक मार करके मुसलमान वोट तो हमें देंगे ही। क्या करेंगे मुसलमान? कांग्रेस को केवल इस तरीके से बताना है, चुनाव में जनता को संदेश देना है कि कांग्रेस तो कुछ है ही नहीं। जब कांग्रेस कुछ है ही नहीं हो जाएगा तो मुसलमान झक मार करके आम आदमी पार्टी को वोट देंगे। भले वो पुजारियों और ग्रंथियों का वेतन बढ़ाएं और इमामों का वेतन न मिले 6 महीना से, कोई परवाह नहीं। ये पॉलिसी पर चली। दोनों की पॉलिसी वोट के लिए, धर्म का इस्तेमाल करने के लिए है। ये बात कांग्रेस को अच्छे से समझ में आ गई, राहुल गांधी को भी दिख गया और उनको पहले दिखा है। लेकिन वो अपने रैंक एंड फाइल, अपने नेताओं के बीच में एक सहमति बनाने की जो गरज होती है, जरूरत होती है, उसके लिए उनको ये चीजें बताने के लिए, गिनती कराने के लिए हुई। और उसके बाद जो राहुल गांधी को अब तक चुनाव मैदान में उतर जाना चाहिए था, क्योंकि नरेंद्र मोदी उतर चुके, अमित शाह उतर चुके, केजरीवाल की पूरी टीम मैदान में उतर चुकी, कांग्रेस उतरने में पीछे है। और पीछे होने का कारण यही सब सारी बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन मैं 2-3 दिनों से लगातार कह रहा हूं कि कांग्रेस ने तय कर लिया है, वो अकेले चुनाव मैदान में उतरेगी। वो एलजी के भी एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ उतरेगी और सीएम के भी एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ उतरेगी। और जैसे ही कांग्रेस चुनाव मैदान में उतरेगी, वैसे ही बीजेपी के पास अपोजिशन का दर्जा खिसक जाएगा, क्योंकि पूरी जनता इस बात को महसूस करती है कि बीजेपी सत्ता है, बीजेपी विपक्ष नहीं है। बीजेपी जनता की आवाज को लेके प्रदर्शन करने वाली, जुलूस निकालने वाली पार्टी नहीं है। क्योंकि उनके हाथ में सत्ता है, उनकी ही सरकार है, एलजी की सरकार है, उनके पास पुलिस है, उनके पास नौकरशाही है, उनके पास एलजी के पावर है। चुनी हुई सरकार भी अगर कुछ, अभी आप देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल ने बहुत सारी फ्रीबीज की घोषणा की है, महिला सुरक्षा सम्मान वगैरह वगैरह, लेकिन उसको एलजी पास नहीं करेंगे, इसलिए इसको चुनाव के बाद में लागू करने की बात आम आदमी पार्टी कह रही है। यानी बिना एलजी के पत्ता भी नहीं हिलेगा। अब यहां पर एक बात मैं आपको सुनाना चाहता हूं, वो है शीला दीक्षित की बात। गौर से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है। संदीप दीक्षित ने ट्वीट करके शीला दीक्षित को बताया, मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि सिर्फ इसी पॉइंट पर कि कैसे दिल्ली में सरकार चलाई जा सकती है। क्या वैसे जैसे आम आदमी पार्टी और बीजेपी लड़ते झगड़ते चली है, या फिर कोई दूसरा रास्ता है? सुनिए शीला दीक्षित कैसे सोचती थी। Election for what do you want to become, get into politics for? What do you want to become a chief minister for, or a minister for, or an MLA for? Because you want to do some service to the people. Otherwise you don't want to become just because I want to be a chief minister. You don't become like that. Now if you take that responsibility seriously, then you have to work within the confines of what the Constitution, powers which the Constitution gives you, and the powers the Constitution gives to the Lieutenant Governor and the central government. So you see, every time I wanted to choose a chief secretary, for instance, I would go and meet the Lieutenant Governor, and I would also meet the Home Minister and make them agree to it. And the meetings between the Chief Minister and the Lieutenant Governor were once a week every time. And the first... Literally, once a week yes, for 15 years? Yes, all the time I used to meet them once a week. Had he something to say, had we something to tell them, and then we would mutually come to an understanding. Now my first Chief Governor was a appointee by the BJP government. We went on very well. Now the choice between any minister, chief minister, Kejriwal may choose that I would rather fight with the system and not serve the people. I chose the other way around. I will work within the system because that's the best way of serving the people. In fact, by implication, you're saying two things about Arvind Kejriwal. One, that he hasn't realized the confines within which he has to work, and he's tried to break out of them, and as a result he's ended up with quarrels and controversies. And the second thing you pointed out
is that when you were appointing a chief secretary, you went and consulted the lieutenant governor and the home minister. Arvind Kejriwal had problems with his chief secretaries many times, but he didn't take the sort of steps and measures to prevent the issue becoming a problem that you did. No, but Karan. कितनी महत्वपूर्ण बात थी ये, कितनी महत्वपूर्ण बात थी जो शीला दीक्षित बता रही थी कि हमारे चाहे जितने डिफरेंसेस हो, मैं मुख्यमंत्री होकर के चीफ सेक्रेटरी के पास जाया करती थी, मैं मुख्यमंत्री होकर के गवर्नर के पास जाया करती थी एलजी, और मैं चीफ मिनिस्टर होकर गृह मंत्री के पास भी जाया करती थी, सबके पास, और कभी वो आए या ना आए इसका इंतजार नहीं, मुझे नियमित रूप से जाना है। ये जो जिम्मेदारी का भाव था, ये होता है सरकार चलाने का भाव। जनता ने हमें चुना है कन्फ्रंट करने के लिए नहीं, लड़ाई लड़ने के लिए नहीं कि राज्यपाल वहां से लड़ाई लड़े, मुख्यमंत्री यहां से लड़ाई लड़े। अरे दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बीच का रास्ता आप निकालेंगे। वो रास्ता शीला दीक्षित निकाल कर चलती थी, और शीला दीक्षित ने उस चीज को बताया कि दिल्ली के पास राज्य के अधिकार जो आमतौर पर होते वो नहीं है, उस स्थिति में काम कैसे करना है। अब ये समझिए, इस चीज को कांग्रेस ही कर सकती है, अब जनता ये समझने लगी है। और आपको आश्चर्य होगा, मैं आपको एक छोटा सा वीडियो और साथ ही साथ दिखाना चाहता हूं, और वो छोटा सा जो वीडियो है वो आपको बहुत कुछ कह देगा। वो वीडियो आप जरूर देखिए, बहुत छोटा सा। चलो चलो। हाँ बोलो, कैसे हो? हाँ बढ़िया है सर। आप आप इतना सब करते हो, लेकिन हमारे लिए क्या करते हो भले? बंटी भैया क्या करेंगे? बंटी भैया तो फिर वैसे क्या नहीं करा, बताओ। 3 साल से क्या करा? सब कांग्रेस के हाथ का करा हुआ है। क्या नहीं करा? क्या करा हुआ? क्या नहीं करा? सब यही करा हुआ, हम लोगों ने कुछ नहीं करा, खाली है ना कांग्रेस के हाथ का पार्टी। ये नई दिल्ली का दृश्य है, और एक महिला सीधे मुख्यमंत्री की मौजूदगी में मुख्यमंत्री से बोलती है कि आप एक बात बताओ, बहुत हंसते हंसते बोलती है, एक पूरा सम्मान रखते हुए बोलती है, आप हमें बताइए कि आपने हमारे लिए क्या करा। और तब मुख्यमंत्री मैं कैसे बोलूं, लेकिन ये पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आज ही अरविंद केजरीवाल जी ने खुद को मुख्यमंत्री बता दिया है, तो इसलिए भी मुख्यमंत्री मेरे भी मुंह से गलती से निकल जाए तो वो गलती मत मानिएगा, वो मुख्यमंत्री ही है, भले आतिशी अपने पद पर हो। तो उन्होंने कहा कि इशारा किया उनके साथ चल रहे व्यक्ति को, संभवतः उम्मीदवार होंगे, मैं पहचानता नहीं, तो उनको इशारा किया, तो वो जवाब देने लगी। जैसे जवाब देने लगे तो महिलाएं बोलती है उसी धारा प्रवाह में कि भाई आपने हमारे लिए क्या करा, जो कुछ भी किया हुआ था वो तो कांग्रेस के जमाने का किया हुआ है, आपने क्या कहा है? तब बोलते नहीं जी ये हमारे जमाने का किया हुआ है, बिना आधार के वो ऐसे ही जवाब देता है। तो आम जनता इस बात को कैसे समझ रही है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये कांग्रेस के जमाने का किया हुआ काम है, ये सबसे महत्वपूर्ण फीलिंग है। और यही फीलिंग, इस फीलिंग को वोटों में बदलने के लिए कांग्रेस को अपोजिशन का पोजीशन लेना पड़ेगा, ये बात सबको समझनी पड़ेगी, और कांग्रेस को ये बात समझ में आ चुकी है। मैं आपको एक और वीडियो दिखाऊंगा, लेकिन थोड़ा रुक करके, और वो भी बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, वो मैं दिखाऊंगा। लेकिन एक प्रतिक्रिया महेंद्र प्रसाद जी लिख रहे हैं, विश्लेषणात्मक विश्लेषण कोई आपसे सीखे, मतलब कांग्रेस का जादू चल जाएगा क्या? मैं अभी भी बोलने में जल्दबाजी नहीं करना चाहता, मैं ये कहना चाहता हूं कि देखना पड़ेगा कि राहुल गांधी को उतरने दीजिए। लेकिन राहुल गांधी ने जैसे उतरा है, सीन बदल गया है, दृश्य बदल गया है, और आप कल के बाद देखिए कैसे माहौल बदलता है। मैं अभी से क्यों बताऊं कि क्या बदलने वाला है, लेकिन मेरी आंखें देख रही हैं कि क्या होने वाला है, और उस हिसाब से मैं आपको प्रतिक्रिया दे रहा हूं, अपनी बात विश्लेषण कर रहा हूं, बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो कांग्रेस पार्टी ने जो राहुल गांधी ने जो डिसाइड किया है, अब उनको उनके डिसीजन के साथ में सबको खड़ा होना पड़ेगा।
राहुल गांधी के पास बहुत चुनौती है। भाई अखिलेश यादव कह रहे हैं इंडिया गठबंधन जिंदा है, कोई दूसरी पार्टी कह रहा है कि इंडिया गठबंधन खत्म हो गया है। दिल्ली चुनाव महत्वपूर्ण है। जो दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ इंडिया गठबंधन का फैक्टर जोड़ना चाहते हैं, वो कहेंगे कि इंडिया गठबंधन जिंदा है, क्योंकि उनको कांग्रेस वाला वोट चाहिए। और वो कहेंगे कि कहीं कांग्रेस और कहीं आम आदमी पार्टी एक दूसरे के खिलाफ है, कहीं समाजवादी पार्टी और दूसरी एक दूसरे के खिलाफ है, कहीं तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ है। ये तो चलता रहता है, इंडिया गठबंधन बना हुआ है। लेकिन ऐसा कहने वाले जो आज लोग हैं वो समाजवादी पार्टी हैं, वो आम आदमी पार्टी को समर्थन देने वाली पार्टियां हैं, और उनका राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में इंडिया गठबंधन के बारे में चुप्पी है। वो दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में बोलना चाहते हैं, और यहीं पर बेईमानी है, राजनीतिक रूप से बेईमानी है कि आपको जब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए सीट देने की बात आती है तब तो आपके पास टिकट नहीं होते हैं, और कांग्रेस आपको एक तरफा समर्थन देती है। आप मजे से एक इंडिया गठबंधन बोलते हैं, कांग्रेस का समर्थन लेते हैं, हिंदू मुसलमान दलित ओबीसी सबके वोट आप ले लेते हैं, कांग्रेस का पूरा नोशनल सपोर्ट होता है। और वही चीज जब कांग्रेस को जरूरत दिल्ली में पड़ती है तो वो आप फायदा आम आदमी पार्टी को पहुंचाना चाहते हैं। ये राजनीतिक बेईमानी है, लेकिन इस चक्कर में अभी कांग्रेस को पड़ना ही नहीं है। इंडिया गठबंधन पर बात दिल्ली चुनाव के बाद कर लेंगे, जिंदा है कि खत्म हो गई, रहेगी कि नहीं रहेगी। आज इंडिया गठबंधन पर कांग्रेस को बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मशक्कत करने दीजिए आम आदमी पार्टी को, मशक्कत करने दीजिए समाजवादी पार्टी को, तृणमूल कांग्रेस को, जो आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी होकर दरअसल कांग्रेस को अपोजिशन की भूमिका में भी आने देना नहीं चाहती। कांग्रेस अगर अपोजिशन की भूमिका में आती है तो वो जो 35-38% वोट पर बीजेपी टिकी हुई है वो अपोजिशन का वोट है। वो अपोजिशन का वोट सीधे कांग्रेस के पास में आ जाएगा और बीजेपी सीधे तीसरे नंबर पर चली आएगी। और अगर बाकी बचे हुए समय में कांग्रेस ने, और कांग्रेस का मतलब मैं राहुल गांधी ही मान रहा हूं, राहुल गांधी ने, क्योंकि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की उतनी बड़ी ताकत, उतना बड़ा ऑरा नहीं है कि वो नैरेटिव बदल सके। नैरेटिव बदलने के लिए राहुल गांधी को चुनाव मैदान में आना पड़ेगा और वो उतर रहे हैं। ये कांग्रेस के लिए बहुत सुकून की बात है। अब राहुल गांधी अगर उतर जाते हैं तो कांग्रेस सीधे उन पोजीशन वाले वोट को भी हासिल करेगी। और जो महत्वपूर्ण बात करेगी वो समझिए, कांग्रेस दलितों के वोट में जबरदस्त सेंधमारी करेगी। आज आम आदमी पार्टी के पास जो 70 में 62 सीटें हैं उसके दो बड़े फैक्टर हैं। मैंने पहले भी कहा था, लेकिन अपने नए दर्शकों को जो जुड़े हैं वो समझिए। एक फैक्टर है महिलाओं का 60% वोट मिलना, और दूसरा फैक्टर है दलितों का 58.8% वोट मिलना। ये दोनों फैक्टर मिलकर के ही आम आदमी पार्टी को 32 सीटों तक पहुंचा रहे हैं। इसके साथ एक्स्ट्रा फैक्टर है जाट बहुल 7 की 7 सीटों का आम आदमी पार्टी के पास होना, जाट बहुल सीटें। इसके बाद का जो फैक्टर है, जैसे कुछ सिख वोटर्स हो गए, बाकी अल्पसंख्यक के वोटर हो गए, कुछ कांग्रेस के ट्रेडिशनल वोटर हो गए, वो सब भी जब आखिरी समय में देखा करते थे कि कांग्रेस तो टक्कर में नहीं है तो चलो आम आदमी पार्टी को दे देते हैं, वो सारी वोट्स कांग्रेस के पास शिफ्ट होंगे, वापस आएंगे। तब सीधे आम आदमी पार्टी को डेंट लगेगा। लेकिन मैं एक बात यहां बहुत सतर्कता पूर्वक कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के आने से जितना नुकसान आम आदमी पार्टी को होगा उससे 2 गुना 3 गुना ज्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है। और उसकी थ्योरी हमने सामने रखी है। भारतीय जनता पार्टी को बाय डिफॉल्ट ऑपोजिशन का वोट मिल रहा है आम आदमी पार्टी के खिलाफ। जैसे ही कांग्रेस आएगी, बीजेपी को सत्ता पक्ष मान करके अपोजिशन का सारा वोट जो है वो कांग्रेस के गिर्द जमा होगी। इसलिए आम आदमी पार्टी का वोट से जो वोट कांग्रेस के पास वापस आएगी वो उसका अपना पुराना वोट होगा जो वापस आएगी। और निश्चित रूप से मुसलमान वोट जो कि आजिज आ गए हैं आम आदमी पार्टी के गिरगिट की तरह रंग बदलने से, वो न मुसलमानों के साथ खड़ी होती है
न मुसलमानों की आवाज बुलंद करती है, न मुसलमानों के लिए कुछ बोलती है, केवल मुसलमानों का वोट लेने के लिए वो सबसे पहले आगे आ जाती है। मुसलमानों का कल्याण वो नहीं करती, चाहे राष्ट्रीय लेवल पर बोलने की बात हो, चाहे स्थानीय स्तर पर बोलने की बात हो, चाहे देश में मुसलमानों के साथ घट रही घटनाओं की बात हो, कभी अरविंद केजरीवाल की जुबान नहीं खुलती। उनको लगता है कि उनका हिंदू वोट बिगड़ जाएगा, लेकिन कांग्रेस में ये क्षमता है कि वो हिंदू वोट की परवाह किए बगैर जम्मू कश्मीर में भी धारा 370 को हटाने या जम्मू कश्मीर को 2-3 भागों में बांटने की जो कोशिश हुई थी, 370 पर तो कांग्रेस ने स्टैंड लिया कि जो सुप्रीम कोर्ट का कहना होगा, तो उसमें उसको अब कोई दिक्कत नहीं, लेकिन राज्य स्टेटहुड वापस दो इस नाम पर वो टिकी हुई है, लड़ रही है, भले ही कोई वोट नाराज हो या ना हो। ये जज्बा जो कांग्रेस दिखाती है, तो इसका इनाम देने का वक्त मुसलमानों के लिए आ गया है कि वो कम से कम उसको तो आप वोट दीजिए जो अपने वोटों का नुकसान करके आपके लिए आवाज उठाता रहा है। माने आपके लिए क्या मतलब है? ये देश के लिए आवाज उठाना है कि हमारे देश के अल्पसंख्यकों पर कोई इसलिए दबाव न डाल सके कि उसकी संख्या ज्यादा है। हमारा देश सेकुलर देश है, संविधान से चलता है, न मुसलमान के लिए चलेगा न हिंदू के लिए चलेगा, वो हिंदुस्तान के नागरिक के लिए चलेगा। ये सोच के साथ जो राजनीति होनी चाहिए, उस राजनीति को मजबूत करने का समय आ गया है। ये बात मैं कह रहा हूं, और ये चीजें अब जनता के दिमाग में रातों रात आ रही हैं। और कल अगर राहुल गांधी जिस तरीके से उतर चुके हैं, ये सिलसिला आगे बढ़ता है, वो सारे लोग जो इंडिया गठबंधन कह रहे हैं, वो कहने लगेंगे कि मुकाबला आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच है। ये इंडिया गठबंधन के बीच दो दलों की लड़ाई का मामला है। ये कोई भी ये न कहे कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़ रही है इसलिए कि बीजेपी को फायदा हो जाए, या बीजेपी आम आदमी पार्टी इसलिए लड़ रही है कि बीजेपी को फायदा हो जाए। नहीं, आम आदमी पार्टी अपनी सत्ता बचाने के लिए लड़ रही है, इसलिए उस पर कोई शक शुबा नहीं। कांग्रेस पार्टी कमजोर रही है और हमने पहले व्याख्या की, उसको रिपीट नहीं करना चाहता। तो कांग्रेस पार्टी अगर चुनाव में आती है तो हमने पहले ही बताया उससे नुकसान होगा आम आदमी पार्टी को, उसकी संख्या घटेगी, वोट घटेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी से ज्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी का होगा। ये बात भी हम कह रहे हैं। लड़ाई आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच होगी, और उन दोनों में कौन जीतेगा ये चुनाव के कैंपेन पर डिपेंड करता है। इसके बारे में कोई भविष्यवाणी अभी करने की न कोई जरूरत है, न कोई हमारी ललक है, और न कोई आवश्यकता है कि भविष्यवाणी की जाए। विश्लेषण किया जाना चाहिए चीजें कैसे आगे बढ़ती है। बाकी बहुत सारे सर्वेज भी आए हैं, लेकिन इन सर्वेज ने केवल आंकड़े हैं, वो बात नहीं है कि ये आंकड़े बदलते क्यों हैं। जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं, अब उसमें वो कितना घी में डलडा मिला रहे हैं वो हम नहीं जानते। घी में डलडा ये लोग अक्सर मिलाते हैं ताकि उनका जो कमर्शियल एस्पेक्ट है वो फुलफिल हो। झूठ भी हो जाए तो कोई बात नहीं है, पैसा आते रहना चाहिए। भाई सर्वे करने वालों को खर्चा कौन देता है, समझना पड़ेगा ना, कौन देता है खर्चा। तो वो खर्चा जो इसका कमर्शियल एस्पेक्ट है ये कॉम्प्रोमाइज करके लेते हैं, और इसी वजह से ये सर्वे बारंबार गलत होते हैं। हम फिर से आना चाहते हैं उस विषय पर, लेकिन थोड़ा सा मुझे भी थोड़ी राहत मिलेगी। मैं लगातार बोल रहा हूं और कुछ प्रतिक्रिया लेते हैं। देखिए धन्ना सेठ लिख रहे हैं विलेन है सबका, और गुड्डू खान लिख रहे हैं सर कांग्रेस को गलती से भी केजरीवाल का भरोसा नहीं करना चाहिए। एकदम सही बात कह रहे हैं। ज्योति जी ने लगातार प्रतिक्रियाएं दी हैं। ज्योति जी ने लिखा है मुझे तिवारी सर के लिए बुरा लग रहा है। चलिए ज्योति जी, बातचीत चलती रहेगी। मैं मोहम्मद फरमान अंसारी जी की प्रतिक्रिया लेता हूं। दिल्ली में राहुल गांधी जी अगर इस तरह लोगों समझाने में कामयाब हो गए तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बननी तय दिल्ली में। आप ये समझिए, मैं ये जो शो करता हूं, मैं जो ये बात करता हूं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे और आपके बीच रह जाती है ये बात हर उस वर्ग में जाती है
जो इंटेलेक्चुअली चुनाव को समझते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, राजनीतिक रूप से समझते हैं, पॉलिटिकल सर्कल में जाती है, चर्चा होती है। इसलिए ये बात, ये जो हम विश्लेषण कर रहे हैं, ये जाएगी। और हम ये विश्लेषण किस समय कर रहे हैं, कितना बड़ा चैलेंज लेकर कर रहे हैं, आप समझिए। बड़े बड़े विश्लेषक, बड़े बड़े सोशल मीडिया के लोग, बड़े बड़े पत्रकार, टीवी में, प्रिंट में, सब ये कह रहे थे कि अंदर खाने बात चल रही है राहुल और केजरीवाल में। किसी के पास सोर्स नहीं था, बिना सोर्स के बकवास कर रहे थे सारे लोग। और इस बकवास के पीछे फायदा दिलाने का मकसद किसको था? ये बकवास जितना आगे बढ़ेगा उतना ज्यादा आम आदमी पार्टी को फायदा और कांग्रेस को नुकसान होना था। तो आम आदमी पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए क्या गलत थ्योरी चलनी चाहिए, अनैतिक थ्योरी बताई जानी चाहिए, जिसमें आपके पास कोई सोर्स नहीं है, जिसके पास आपके पास कोई तथ्य नहीं है, और आप कांग्रेस का नुकसान करने के लिए कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी में बातचीत चल रही है। क्योंकि बातचीत चल रही है, जैसे ही ये नैरेटिव जाता है वैसे ही जनता समझती है कि भाई विपक्ष तो बीजेपी है, ये तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तो मिलकर लड़ेंगे। वैसे ही कांग्रेस फिर वहीं शून्य पर आ जाती है। लेकिन जैसे ही इस नैरेटिव को तोड़ करके राहुल गांधी सामने आते हैं, उनका किया हुआ दिल्ली में काम है। हर वर्ग में राहुल गांधी जा चुके हैं दिल्ली में, चाहे कुली हो, चाहे ऑटो वाले हो, चाहे मैकेनिक हो, चाहे सब्जी वाला हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे खिलाड़ी हो, चाहे पुरुष हो, चाहे और भी सारे वर्ग के लोग, सब जगह राहुल गांधी जा चुके हैं। वो मैदान में हैं, बने हुए हैं। उनका नेशनल लेवल पर संघर्ष चल रहा है। उसका असर जो है संविधान बचाने को लेकर के, बाबा साहब के अंबेडकर के सम्मान को बचाने को लेकर के जो उनकी लड़ाई है, पूरा देश देख रहा है। तो राहुल गांधी जैसे ठानते हैं कि हमें इस चुनाव में लड़ना है, और वो ठान चुके हैं, उस पर लोग तरह तरह से उंगलियां कर रहे थे। उस विपरीत परिस्थिति में मैं ये बात कह रहा था कि नहीं, कांग्रेस लड़ने जा रही है और इस सोच के साथ लड़ रही है, उतर चुकी है, पूरे परिश्रम से लड़ रही है। मीडिया वाले इसको नहीं दिखाते हैं, दूसरे लोग गलत तरीके से बताते हैं, सबको कांग्रेस सस्ती लगती है, जितना हमला करना है कांग्रेस पर कर लो, जैसे नैरेटिव गढ़ना है गढ़ लो। आम आदमी पार्टी के पास पैसा है, पंजाब का पैसा है, दिल्ली का पैसा है, विज्ञापनों पर लुटा रही है, मीडिया को प्रभावित करती है। आम आदमी पार्टी का एक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया में दिखाया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे बीजेपी का दिखाया जाता है। लेकिन कांग्रेस का तुलनात्मक रूप में बहुत कम, न्यूनतम कवरेज है। इसका कारण यह है कि कांग्रेस संसाधन विहीन पार्टी हो चुकी है, कांग्रेस के पास पैसा नहीं है। लेकिन कांग्रेस के पास राहुल गांधी है, जो किसी और के पास नहीं है। कांग्रेस के पास राहुल गांधी का संभावित करिश्मा है, जिसने पूरे दिल्ली के चुनाव को बदल देने वाला है, जिसने देश के चुनाव को बदल दिया और बीजेपी के बराबर इंडिया गठबंधन की ताकत को ला खड़ा किया। वो कांग्रेस के पास है। ये कांग्रेस के पास वो जादू है कि इंडिया गठबंधन के तौर पर उत्तर प्रदेश में 5 सीटों वाली समाजवादी पार्टी को 37 तक पहुंचा दे सकती है। वो दूसरों को जिताने की क्षमता कांग्रेस के पास ज्यादा है, अपनी क्षमता जो है कम है। आज की परिस्थिति के वश ऐसा होता है। कई बार आप और हम भी अपनी जिंदगी में देखते हैं, हम दूसरों का काम तो बहुत आसानी से करा देते हैं, लेकिन अपना काम कराने में हमारी हालत खराब हो जाती है। हम अपना काम नहीं करा पाते, अपने बारे में बहुत अपनी तारीफ नहीं कर पाते, लेकिन अपनी मित्र की बहुत ज्यादा जो उनकी जो जेन्युइन तारीफ है वो करके हम उसका फायदा करा देते हैं। यही स्थिति हो गई है कांग्रेस की। तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी को तो 5 से 37 तक पहुंचा देती है, लेकिन कांग्रेस खुद को 1 से 6 तक ही ले जा पाती है। यह भी एक फैक्ट है। दिल्ली में यही होने वाला है। कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ने जा रही है। आम आदमी पार्टी का वोट शिफ्ट होगा, बीजेपी का वोट शिफ्ट होगा, कांग्रेस इमर्ज करेगी। सेकंड नंबर पर तो ऑब्वियस है, राहुल गांधी के मजबूती के साथ खड़ा होते साथ ही बीजेपी तीसरे नंबर पर जा चुकी है। ये बात मैं साफ साफ आपको कहना चाहता हूं। आगे एक विधि जी की प्रतिक्रिया है। आम आदमी पार्टी पिछले 10 साल से दिल्ली में सत्ता में है, अपने काम की डिलीवरी को आधार बनाकर वोट क्यों नहीं मांगे जा रहे हैं इस बार? ये बिल्कुल, क्योंकि आम आदमी पार्टी से जिस तरीके से लोग पूछ रहे हैं वो सबके सामने। मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाला था, मैं भूल जाता। देखिए वो वीडियो क्या है। आम आदमी पार्टी के एक पुराने उम्मीदवार थे
कैंट से आपके विधायक थे, क्षमा कीजिए उम्मीदवार नहीं विधायक हैं, बल्कि विधायक कमांडो सुरेंद्र सिंह। दिल्ली कैंट से पहले आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक हैं कमांडो सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र सिंह जी ने जो आरोप लगाया है वो सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सारी बातें मुझे अपनी जुबान से बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरविंद केजरीवाल खुद जो है ना भ्रष्टाचारी बन गया, क्योंकि जब तीसरा चुनाव आया तब खुद पैसे मांगने लगे। मेरे से खुद से पैसे मांगे, मैं कोई दूसरे की बात नहीं कर रहा। अरविंद केजरीवाल ने आपसे पैसे बिल्कुल मुझसे मांगे, फोन आया था उनको, आप बैठा के मांगे जी, ऐसे बैठा के मांगे। 3 करोड़ रुपए दे दो जी, कमेंटमेंट कर दो। ये आप बड़ा दावा कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं बड़ा दावा आपके चैनल के माध्यम से कर रहा हूँ। दिल्ली विधानसभा चुनाव अब बहुत नजदीक है और आप अपने ही मुख्यमंत्री या जो आपके ही नेता सदन थे, आप उन पे आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ बैठ के 3 करोड़ की डील की बात की टिकट को लेकर। बिल्कुल करी, और मैंने तो मेरे से लिए कि मेरी पेंशन के पैसे में से 10 लाख एक लिए, 15 लाख एक लिए, और फिर भी उन्होंने टिकट नहीं दिया मुझे। उनकी जो ईमानदारी है वो मेरी तिजोरी में गिरवी रखी है। उन्होंने जो साइन करके दिए ना मुझसे पैसे लेके, उन्होंने चुनाव लड़ाने के लिए, उनका जो सारा पैसा मैनेज करता तो साइन कागज और एक पर्चियों का गट्ठर बांध के दे दिया 25 लाख रुपए का। आगे पर्चियां ले जाओ, मेरे पास ही रखी है आज भी। तो आपने सुन लिया, आम आदमी पार्टी के विधायक ये आरोप लगा रहे हैं, पूर्व विधायक, और अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगा रहे हैं कि टिकट देने के लिए उनसे करोड़ों रुपए मांगे। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने अपने पेंशन के पैसे और तमाम तरह के पैसे दिए। उन्होंने दावा किया है कि उनके पास सारे सबूत हैं और वो कभी भी इस बात को सामने ला सकते हैं। मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, और जो हमारी प्रतिक्रियाएं जो भी हम दिखा रहे थे उससे भी आपको जवाब मिल जाता है कि क्यों काम लेकर के सामने नहीं आते वोट मांगने। अरविंद त्यागी जी लिख रहे हैं, विश्वनाथ में मैं डरता नहीं किसी से। अच्छा, मैं ब्लॉक करता, चलिए ब्लॉक करने पर क्यों लगे रहते हैं, छोड़िए ना, ब्लॉक कोई किसी को ना करे, ये समझिए आगे। मुझे क्यों ब्लॉक किया, देखिए फिर यही ब्लॉक, ये कोई मुद्दा है? आप आइए विषय पर बात कीजिए। सर कांग्रेस से कुछ नहीं होने वाला, दिल्ली में आप जीतेगी। जीतने दीजिए ना भाई, हम आप थोड़ी जीत हार रोक सकते हैं। कांग्रेस से कुछ नहीं होने वाला रहेगा तो नहीं होने वाला रहेगा, लेकिन कांग्रेस से कुछ होता दिख रहा है तो हम आपको बता रहे हैं। मोहम्मद फरमान अंसारी लिख रहे हैं, दिल्ली में जो कांग्रेस पार्टी की गारंटी जनता को दी जा रही उसे लोगों तक पहुंचाया जाए। और विश्वनाथ लिख रहे हैं आगे कुछ, जो अरविंद त्यागी जी, जैनसन फ्रांसिस जी लिख रहे हैं, विधि जी आई हर्ड यू आर नॉट कीपिंग वेल, आई होप यू आर डूइंग ओके नाउ, स्टे ब्लेस्ड। हम सबके लिए अच्छी प्रार्थना करते हैं, जैसन फ्रांसिस जी की प्रार्थना के साथ हम हैं। विधि जी स्वस्थ रहें, सही रहें। और देखिए हमारे मित्र हरिशंकर जोशी जी लिख रहे हैं, गुड इवनिंग टू ऑल माय फ्रेंड्स। हरिशंकर जोशी जी की प्रतिक्रिया। विधि जी लिख रहे हैं, जैसन फ्रांसिस जी थैंक यू, एंड पहले से अब ठीक है तबीयत। अरविंद त्यागी जी कुछ बातचीत करते हुए। मोहम्मद फरमान अंसारी लिख रहे हैं, इस साल तक गुजरात युवाओं को मीन वुमन दोनों को 8,500 रुपया हर महीने मिलेगा। अच्छा, ये किसी घोषणा के बारे में कह रहे हैं। जोशी जी सर सादर प्रणाम। ये सारी प्रतिक्रियाएं। मैं ज्योति जी के पास आता हूं, झूठा है वो कितना भी हो। मैं आगे आता हूं। आगे विधि जी लिखे, सर सत्ता में रहने वाली पार्टी को अपने काम के आधार पर जनता के बीच में जाना चाहिए या अगला रोड मैप लेकर, दोनों बातें होनी चाहिए। काम दिखा के और क्या काम करने वाले हैं उसका रोड मैप भी सामने रहना चाहिए, लेकिन केवल वो रोड मैप ना होके झूठे सपने हो जाते हैं तो ये दुखद होता है। काम कुछ करना नहीं और सपने ज्यादा दिखाना। अब देखिए कोई अगर 2047 का सपना दिखाता है तो ये जनता को बेवकूफ बनाता है, क्योंकि तुम अपने 5 साल के कामकाज का ही सपना दिखाओ भाई। 5 साल में तुमने क्या किया और अगले 5 साल में क्या करने वाले हो, ये सारी चीजें हैं। मैं आगे प्रतिक्रियाओं को बढ़ाता हूं तेजी से। मोहम्मद फरमान अंसारी जी लिख रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी को दिल्ली के मुसलमानों को और हमारे दलित भाइयों को समझाना पड़ेगा। उनको बताएं कि कांग्रेस को क्यों चुने। संविधान को बचाने के लिए भाईचारा नफरत खत्म करना चाहिए, ये कह रहे हैं।
ये आवाज हर तरफ से उठ रही है। विधि जी लिखे, सर देश में फ्री रेवड़ी बांटने की प्रथा को केजरीवाल ने अब कैश बांटने तक विस्तारित कर दिया है। आने वाले समय में भारत देश को इसके बहुत भयानक परिणाम भोगने होंगे। दीदी जी, इसको मैं फिर भी बुरा नहीं मानता, बिल्कुल बुरा नहीं मानता, लेकिन काम होना चाहिए, ये डिमांड जरूरी है। काम न करके आप कैश दे करके कहें कि काम कर दिया, तो कैश देना काम नहीं है, ये प्रोडक्टिविटी नहीं है, ये प्रोडक्शन नहीं दिखाता है। ये बात जरूर है, इसलिए चिंता की बात है, लेकिन इसको मैं उतना बड़ा मुद्दा नहीं मानता, क्योंकि ये जो अमाउंट बट रहे हैं इससे कई गुना ज्यादा अमाउंट जो है वो अमीरों के उनको बांटे जा रहे हैं, उनको फायदे किए जा रहे हैं, ये सारी बात है। लेकिन चलिए, आज की प्रतिक्रिया को हम यहीं पर विराम देना चाहते हैं। प्रतिक्रियाएं, आज की बातचीत को प्रतिक्रियाएं बहुत आई हैं, सबको लेना मुश्किल हो रहा है। राहुल जी लेट करते प्रचार के लिए, पिक्चर पूरा होने के बाद निकलते, ये भी प्रतिक्रिया है। बहुत सारी प्रतिक्रियाएं सामने हैं, मगर आज की चर्चा को हम विराम देना चाहते हैं। और क्षमा कीजिए कि इतनी सारी प्रतिक्रियाएं हम लेने की स्थिति में नहीं है। और मैं पढ़ूंगा, बाद में जरूर पढ़ूंगा, सबकी प्रतिक्रियाओं को पढ़ूंगा और फिर अगली चर्चा में इसको शुमार भी करूंगा। और आज ढेर सारी 200 के आसपास प्रतिक्रियाएं आई हैं, तो मैं आप सबसे विनती करता हूं कि अपने YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइए और हमारे साथ बने रहिए। और हाँ, 10 लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ, मेंबर हो चुके हैं। मैं चाहता हूं कि इस प्रोग्राम को शुरू करूं, और आप लोग, मैंने अपना नंबर भी शेयर किया था, आप लोग अपना मुझे व्हाट्सएप नंबर वगैरह दे दिया कीजिए, ताकि हम उस नंबर में हम आपको वो लिंक भेज सकें, ताकि उस लिंक से जोड़ करके मेंबर्स के साथ में बातचीत करने का एक कार्यक्रम हम चला सकें। तो इसके लिए अभी सभी मेंबर्स से अपील है कि वो मुझे अपने इससे मोबाइल से व्हाट्सएप करें नंबर, और हम आगे बातचीत करेंगे, आगे की बात आगे बताएंगे। और फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। आप सबको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।